हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के एमसीक्यूज। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे केस सिनेरियो नंबर 1, जो कि असेसमेंट से रिलेटेड है। और काफी अच्छा केस तो है, मतलब इसमें चीजें ज्यादा क्रिटिकल टेस्ट नहीं करी, बट एक छोटी सी चीज है जो हो सकता है बहुत लोग मिस कर जाएं इस क्वेश्चन को करते टाइम। सो लेट्स डिस्कस दैट। तो केस सिनेरियो 1 सिंपली आप देखो, उसमें देख लेते हैं उन्होंने पूछा क्या है। वो ये पूछते कि क्या ऑफिस में एंटर होना वैलिड है, जिसमें टाइम लिमिट, टाइम दे रखा है कि 11 बजे 8:30 बजे। तो हमें ये बताना होगा कि वैलिड है आफ्टर सनराइज, ये सब चेक करना होगा। फिर उसने बताया इम्पाउंडिंग एंड रिटेनिंग ऑफ बुक्स, तो मैं यहाँ चेक करना हो सकता है कि कहीं उसको अप्रूवल वगैरह की रिक्वायर्ड 15 दिन से ज्यादा हो सकता है यहाँ पे ये चीज हो। तो ऐसे करके यहाँ पे 148 का नोटिस, ये वाली चीज आ जाती है। तो यानी ये चीज भी पूछ रखी है। प्लस उन्होंने ए वाइज दे रखे हैं, तो हो सकता है हमसे 9 महीने 12 महीने वाली लिमिट पूछे, पर जहां तक यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा असेसिंग ऑफिसर क्या इम्पाउंड कर सकता है वो, तो यानी इसी चीज के रिगार्डिंग सब चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि एमसीक्यू में आखिर किस सिनेरियो में होगा क्या। ओके, अगर हम केस सिनेरियो को रीड करें तो पहले बात करता है कि एओ ने the assessing officer with prior approval of chief commissioner of income tax. So chief commissioner CCIT की prior approval उसने ली, and he entered for surveyed the business premises of A Limited, which was within his jurisdiction at 9 p.m. 9 p.m. मतलब रात के 9 बजे, रात के 9 बजे on on 1st June 2022 for the purpose of obtaining information, for the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceedings under the Income Tax Act 1961। ठीक है, आगे देखते हैं। द सर्वे ऑपरेशंस कंटिन्यू टिल 11 p.m। जैसे कि सबको पता है कि ऐप में सिर्फ एंटर होने की लिमिट दे रखी है, बाहर किसी भी टाइम पे आप जा सकते हो। मतलब बाहर ऐसा नहीं है कि आपको उतने ही घंटे में जाना है, आप कभी भी जा सकते हो, बस एंटर होने की उन्होंने लिमिट दे रखी है। फिर वो एक और जगह पे उसने एंटर करा 15/6 को, 15 जून को, बिजनेस प्रेमाइसेस ऑफ बी लिमिटेड विच वॉज ऑल्सो विद इन जुरिस्डिक्शन। तो दोनों उसकी जुरिस्डिक्शन में, तो यानी जुरिस्डिक्शन वाला पंगा नहीं होगा यहाँ पे। एट 8:30 p.m, तो 8:30 p.m यानी रात के 8:30 बजे, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द पर्पजेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, उन्होंने प्रेमाइसेस लीव करा 9:30 p.m को। फिर बिजनेस प्रेमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड इज केप्ट ओपन फॉर बिजनेस। अब इन्होंने ले लिया बिजनेस कब तक, कब से कब तक चलेंगे। तो ए का बिजनेस चलेगा सुबह के 10 से रात के 10 बजे। ठीक है, और बी का बिजनेस चलेगा सुबह के 9:30 से रात के 9:30 पे। तो अगर हम देखें तो एक यहाँ वो गया था सुबह के 9 बजे, सॉरी रात के 9 बजे, तो यानी कि रात के 10 बजे से पहले, तो यानी वो बिजनेस आवर्स में एंटर करा। वेल एंड गुड। फिर बिजनेस प्रीमाइसेस बी में वो गया 9:30 से, उसका बिजनेस चलता है 9:30 से 9:30 तक, और वहां पे एंटर करा था वो 8:30 बजे, 11 बजे रात के, सॉरी 8:30 बजे उसने एंटर करा था। तो इसका मतलब ये भी टाइम पीरियड ठीक है, वो बिजनेस आवर्स में एंटर करा। उसके बाद वो कहते हैं इन बोथ ऑफ द अबव केसेस असेसिंग ऑफिसर इम्पाउंडेड एंड रिटेन्ड इन हिज कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 days। तो हमने 133 ए में देखा था कि वहां पे उस वो बुक्स इम्पाउंड कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम 15 days। ठीक है, 15 वर्किंग डेज, है ना। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट भी करे आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो। और एओ ने, लेकिन एओ ने स्पेसिफिक परमिशन ऑफ सीसीआईटी नहीं ली, मतलब चीफ कमिश्नर की उसने स्पेसिफिक परमिशन नहीं ली इंस्पेक्शन करने के लिए। ओके, ठीक है, कि यहाँ पे एक केस खत्म हो जाए। दूसरा केस आता है 1 जुलाई 2022 को वो सी के प्रेमाइस में एंटर करा। ठीक है, आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर लेड डाउन इन 132। अब 132 यानी हमें यहाँ से समझ आता है ये सर्च की बात कर रहा है। Consequent to which assessing officer has in his possession certain documents showing information pertaining to shares of value 28 lakhs। ठीक है, purchased in 1617 and value of rupees 21 lakhs purchased in PY 1718। तो यानी उन्होंने एक शेयर्स, कुछ शेयर्स उन्होंने 1617 में खरीदे थे 28 lakhs के लिए, और कुछ शेयर्स उसे 1718 में खरीदे 21 lakhs के लिए। ओके, यानी यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ पे लिमिट है 149 की, अगर हम देखें 28 + 21 यानी कि 49 lakhs, तो 50 lakhs या 50 lakhs से ज्यादा नहीं है, तो 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो यानी 17-18 से अगर हम लगाएं 3 साल, यानी 31 मार्च 2021 तक नोटिस इशू हो सकता है।
और यहाँ पे 90 से 31 मार्च 2022 था। ठीक है, 149 की लिमिट लगाते हुए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं। इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द प्रेमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड 9 PM एंड कंटिन्यूइंग सर्वे टिल 11 PM वैलिड? तो क्या ये वैलिड है? वेल एंड गुड, यस वैलिड है। और क्या असेसिंग ऑफिसर का बी लिमिट के यहाँ एंटर करना वैलिड है? यस, एवरीथिंग इज वैलिड। यस, द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन बोथ द केसेस इज वैलिड। मैंने कहा ऑल राइट। एक बार हम इसका ये चेक करते हैं, क्योंकि हमें आंसर्स भी देखने होंगे ना। तो एक बार मैं इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और हम आंसर वाली शीट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ताकि हमें सारी। तो अगर हम फर्स्ट वाले का ऑप्शन देंगे, फर्स्ट वाले का ए हमारा करेक्ट है। सेकंड वाले पे देखते हैं, इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन इम्पाउंडिंग एंड रिटेनिंग बुक्स ऑन अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो वैलिड एंड वेयर ही हैड नॉट टेकन स्पेसिफिक परमिशन ऑफ CCIT फॉर दिस एक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना। ये 133B है। 133 बात कर रहा है पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की। और आपको याद है पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, देखना इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, an income tax authority may, ठीक है, for the purpose of collecting any information which may be useful for or relevant to, for the purposes of this act, for the purposes of this act, relevant to or useful for the purposes of this act, enter, ये पूरा यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, एनी बिल्डिंग प्लेस प्रेमाइसेस, ठीक है, कैरिड ऑन वेदर सच प्लेस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो बुक्स इंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा बुक्स इंपाउंड कर सकता है, ना ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको किसी का अप्रूवल चाहिए बुक्स इंपाउंड करने के लिए। यहाँ पे बुक्स इंपाउंड कर ही नहीं सकता। ऑलराइट, ये 133B था और वो लाइन, ये लाइन आपने ध्यान से पढ़ ली होगी। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, सेक्शन 133। ठीक है, देखो 133, एक बार 133 भी देखेंगे और 133A भी देखेंगे। 133 देखेंगे, 133 में उसने क्या लिख रखा है कि रिक्वायर हिम टू फर्निश इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीजें उसने लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब उसने क्योंकि एक केस में हमें पावर ऑफ सर्वे भी बताया था कि सर्वे के लिए वो क्या है। हम 133A देखते हैं एक बार। 133A ध्यान से देखना। ठीक है, आप देखो यहाँ पे देखो, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब वही चीज लिखी है जो आपको पता है। देखो, फर्निश सच इन्फॉर्मेशन as he may require as to the matter which may be useful or relevant to any proceedings under this act। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। केस सिनेरियो में शुरू में देखो क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे तो उसने चलो फिर भी साफ साफ बता दिया, सर्वे करा उसने, तो हम लगा सकते 132 की बात, 133 की बात हम कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे 133 की बात ही कर रहा है, यहाँ 133 की बात ही कर रहा है। बट कंफ्यूजन आएगी यहाँ पर, जब वो बी के बारे में बात करे ना, वो क्लियर नहीं है, कहीं भी वो कहीं भी क्लियर नहीं है। उसने सिर्फ यहाँ पे लिख रहा है मे बी यूजफुल। अब कोई क्या होगा यहाँ पे ध्यान ही नहीं देगा, यूजफुल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेलिवेंट फॉर द प्रोसीडिंग्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो रेलिवेंट टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, वहाँ पे ऑल दोस्त एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया सर्वे, बट ये किस सेक्शन की लैंग्वेज है? 133A की। और यूजफुल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ये कौन सा सेक्शन की लैंग्वेज है? सेक्शन 133, सेक्शन 133D की, सेक्शन 133D की। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ पे जब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो पूछता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस क्या वैलिड है? तो क्या ए लिमिटेड में वैलिड है? यस, वैलिड है, वो कर सकता है, उसने बुक्स इंपाउंड करे, वहां पे उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 133 तो एक्सप्लिसिटली कहता है भाई इंपाउंड करो तुम बुक्स 15 दिन के लिए। बट बट आप ध्यान से देखना, 133B में कहीं नहीं लिखा वो बुक्स इंपाउंड करने के लिए। आप चाहे तो फुर्सत से बैठकर 133 भी देख लेना, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बुक्स इंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। For the removal of doubts, it is hereby declared that an income tax authority under this section shall on no account remove or cause to be removed from the building or place wherein he has entered any books
अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एनी कैश, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हटा ही नहीं सकता वहां से, वो सिर्फ वहां पे जा रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आ जाएगा। तो सिंपल सा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ऑफ असेसिंग ए इज वैलिड बट नॉट इन द केस ऑफ बी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सीसीआईटी का अप्रूवल, सीसीआईटी की अप्रूवल की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे तो बात सिंपल सेक्शन की लैंग्वेजेस की है, लैंग्वेज के एक 133 ए की बात कहता है और एक 133 बी की बात कह रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपके दिमाग में कहीं से कहीं मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको ध्यान रही चीज, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आता है, एन असेसिंग ऑफिसर इशूड नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू ए लिमिटेड इन अगस्त 22। उसने अगस्त 2022 को नोटिस इशू कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बाय 1920, 2021 एंड 2122। अब देखो, अगर हम देखें उसकी वैल्यू, हमने ऊपर कहा था कि 49 लैक्स है। ठीक है, यानी कि नोटिस इशू कर सकता था। अब हमें बताना है कि उसने 1920 के लिए इशू कर दिया, 1920 के लिए इशू कर दिया ए लिमिटेड के केस में। ए लिमिटेड केस में क्या था? सर्वे था, सर्वे था। आपको याद होना चाहिए 148 में लिखा हुआ है, 148 में लिखा हुआ है कि कहीं कुछ कुछ केसेस में एओ के पास हम डीम कर लेते हैं कि उसके पास पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन है, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक, मत सॉरी, पावर, उसके पास डीम्ड इन्फॉर्मेशन, हम मान लेंगे कि उसके पास डीम्ड इन्फॉर्मेशन है। तो वहां पे एक तो हमारा सर्च वाला आ जाता है 132 वाला, वन और 132 ए वाला रिक्वेजिशन वाला, और उसके बाद एक हमारा आता है ये वाला 133, मतलब हमारा सर्वे वाला। और सर्वे में लेकिन ध्यान रखना, 132 वाले में, सर्च वाले में हमें 148 की प्रोसीडिंग्स कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बट 133 वाले में, 133 ए वाले में हमें प्रोसीडिंग्स कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है 148 ए की। तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर क्या होगा? यस, ही कैन डू सो आफ्टर फॉलोइंग द कंप्लायंस स्टिपुलेटेड इन 148 ए। हम एक बार 148 देख भी लेते हैं ताकि कंफ्यूजन सारा का सारा दूर हो जाए। सेक्शन 148, देखो, a survey is conducted under section 138 133A other than subsection 2A of that section on or after first day, ठीक है, the assessing officer is satisfied with the prior approval of PCCIT, PCIT or CIT any money bullion jewelry under section 132, 132। ये किसके बारे में हुई? उसके बारे में बात हुई, सर्च और रिक्वेजिशन के बारे में। ठीक है, अदर देन 2A में, ये 2A हमारा TDS सर्वे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 133A की बात लिखी हुई है। तो ये हमारा यहाँ पे for the okay, for the purpose of this section we are ये, the assessing officer shall be deemed to have information which suggests that the income chargeable to tax has escaped its assessment in case of the SSC, where the search is initiated or books of accounts, other documents are assessed, requisition or survey is conducted in case of the SSC or money, ये सब in case of any other person। तो यहाँ पे साफ साफ सा लिखा हुआ है। बट अब ध्यान रखना कि 133 ए में ना हमें प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती हैं। आई थिंक शायद किसी रूल में लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि 133 ए में ना हमें प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती हैं 148 की, तो इसलिए इसका आंसर 3 का सी होगा, 3 का सी। ऑलराइट, 4 का देखते हैं। वुड द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंटरिंग प्रेमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड एट 9 PM and impounding and retaining books of accounts been valid if he had surveyed A limited only for the purpose of verifying whether tech, यानी कि TDS TCS सर्वे की बात कर रहा है। और अगर हम TDS TCS सर्वे में जाए ना, अगर हम TDS TCS सर्वे में जाते हैं, देखो एक बार मतलब यहाँ पे सेक्शंस में हेरा फेरी करनी पड़ेगी। 133 ए में इसका जो सबसेक्शन 2 है वो TDS TCS सर्वे की बात कर रहा है। तो देखो सेक्शन 2 में इन केस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट ही वो एंटर कर सकता है, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। अब रात के 9 बजे तो सनसेट हो चुका होता है, रात के 9 बजे तो सनसेट हो चुका होता है। सो द एक्शन ऑफ assessing officer entering the premises and impounding and retaining books is not valid। और साथ साथ में जब TDS TCS सर्वे होता है ना, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सब कुछ भी, और यहाँ तक कि कैश वगैरह, वैल्यूएबल स्टॉक्स, इन सब की भी इन्वेंट्री नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ, फोर्थ का बी होना चाहिए, फोर्थ का बी। ऑलराइट, फिर फिफ्थ आ जाता है, कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स
इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इन केस ऑफ सी लिमिटेड विदाउट फॉलोइंग द कंप्लायंसेस स्टिपुलेटेड इन 148। तो सी के केस में तो उन्होंने सर्च करी है, सी के केस में तो उन्होंने 130 वाली सर्च करी है, तो हम तो डीम टू कंप्लाई डीम टू हैव इन्फॉर्मेशन मान लेंगे असेसिंग ऑफिसर के पास। और उसके चलते वो 148 में डायरेक्ट नोटिस इशू कर देगा 140 विदाउट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 148 ए। और यहाँ पे उसकी शेयर्स की वैल्यू देखो 28 लाख प्लस 21 लाख है, यानी 49 लाख है। तो उसके पास सिर्फ 3 साल की टाइम लिमिट है, 3 साल की टाइम लिमिट है, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो अब हमसे क्या पूछा था, क्या वो तो क्या अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या आंसर होगा हमारा? बोलो बोलो बेटा जी बोलो। No, he cannot issue notice under section 140 since the 3-year time limit from the end of the relevant assessment years has expired. बताओ ना, सही है ना? हम्म, जुलाई 22 में एंटर करा ना वो, जुलाई 20, अब जुलाई 22 में एंटर करा तो इसी के बाद तो नोटिस इश्यू करेगा, नोटिस इश्यू करेगा जुलाई 22 के बाद। 1670 से देखो तो 2017 18 तो 18 से लगाओ, और कितना, 3 इयर्स तो 2021 31 मार्च 2021 निकल चुकी है। 1 साल बाद लगाओगे, 31 मार्च 2022 निकल चुकी है, तो अप्लाई नहीं कर सकता, सॉरी नोटिस इशू नहीं कर सकता असेसिंग ऑफिसर। तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी, तो फिफ्थ का हमारा सी आ जाएगा, फिफ्थ का सी आ जाएगा। अब सिक्स का देखते हैं, कैन दी असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। और देखो यहाँ पे वो क्या बोलेगा, बड़ी चालाकी से उसने यहाँ पे 30 लाख कर दिया 28 लाख का, तो अल्टीमेटली हमारा 21 + 30 51 लाख हो गया, 51 लाख हो गया। तो हमें अल्टीमेटली 149 के अकॉर्डिंग 10 ईयर्स की लिमिट मिल गई। तो यहाँ पे हम बहुत आराम से अपना नोटिस इशू कर सकते हैं 148 का, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ। अब देखो ध्यान रखना, जब भी नोटिस, अब ये चीज 151 में लिखी हुई है कि आपके अथॉरिटी कौन स्पेसिफाइड अथॉरिटी का आपको कौन सी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना है। अगर आप 3 साल से पहले कर रहे हो तो आप पीसीआईटी और डीआईटी का अप्रूवल लोगे, पीसीआईटी और पीडीआईटी का अप्रूवल लोगे। लेकिन अगर आप 3 साल के बात कर रहे हो, 3 इयर्स की बात कर रहे हो, तो पीसीसीआईटी और पीजीआईटी का अप्रूवल लोगे। और ये लोग नहीं है तो पीसीसीआईटी और अपना सॉरी पीसीआईटी पीडीआईटी और डीआईटी सीआईटी इन सबका अप्रूवल ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा अथॉरिटी अंडर सेक्शन 141। तो सिक्स का आंसर ए होना चाहिए, एंड सिक्स का आंसर ए है। तो ये केस सिनेरियो बहुत ही प्यारा केस सिनेरियो लगा मुझे, क्योंकि ये क्या देखो, ये आपका अच्छे से पूरा वो चेक कर रहा है। जो 148 133 सर्च उसने उसने कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्शन का प्रोविजन टेस्ट किया। फिर 132 सर्वे का प्रोविजन सर्च, सॉरी 133 है सर्वे का प्रोविजन, 132 सर्च का प्रोविजन, ये सारी चीजें चेक करी। 148 के नोटिस की लिमिट चेक करी। वो यहाँ पे 151 में अप्रूविंग अथॉरिटी भी पूछ सकता है 151 के अकॉर्डिंग, ये चीज चेक करी। ये बहुत ही अच्छी केस सिनेरियो की, आपको पूरा एक बेस अगर अच्छा होगा तो ये केस सिनेरियो बहुत अच्छा केस सिनेरियो है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, जो आगे जो इस साल जैसे पिछली बार की आरटीपी में, मई 23 की आरटीपी में बहुत अच्छे अच्छे केस सिनेरियो, ये तो पूरी की पूरी आरटीपी बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड थे, यानी कि बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट अमेंडमेंट्स भी कवर्ड थे। एक 1023 का 2026 का जो अमेंडमेंट था ना, जो इसी में इशू हुआ था असेसमेंट के चैप्टर में, जहाँ पे उसे किसका गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, वो वाला अमेंडमेंट भी इंक्लूडेड था मई 23 की आरटीपी में। तो मई 23 की आरटीपी में जो केस सिनेरियो थे वो और बहुत ज्यादा अच्छे थे। और आरटीपी में आरटीपी नवंबर 23 में केस सिनेरियोस उतने उतने उस लेवल के नहीं है, बट हाँ अच्छे हैं। क्योंकि देखो, आप कॉर्पोरेट सोसाइटी का देखोगे ना, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का केस सिनेरियो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आपका वो एएमटी का प्रोविजन भी चेक कर रहा है, एएमटी का प्रोविजन भी चेक कर रहा है, एटीपी का डिडक्शन भी चेक कर रहा है, और ये भी चेक कर रहा है कि आपको ये पता है ना कि बैंक, और क्योंकि ना अभी नया नया केस लगा है एक अन्ना साहिब पाटिल करके, वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स का एक मतलब बहुत अच्छा केस है, आप वो रीड करना। वहां पे उन्होंने इस चीज के बारे में डिस्कस कर रखा है, जो बैंकिंग कंपनी का ना, और जिन्होंने उसी बेसिस पे पूछ रहा है। ये जो आरटीपी नवंबर 23 है ना, ये केस लॉ बेस्ड आरटीपी, जो नए नए केस लॉज अभी आईसीआई ने निकाले ना मई 23 और नवंबर 23 के लिए। तो मई 23 में तो उसने अमेंडमेंट बेस्ड आरटीपी निकाला था, इस बार आईसीआई ने केस लॉ बेस्ड आरटीपी निकाला है। उसके बाद आप ये देखोगे, उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आपका 194 आर पे है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार मई 23 के पेपर में ना सेम चीज पूछी गई थी 13 में, और वहां पे सेम एम्प्लॉयज का एग्जांपल लिया था उन्होंने कि एम्प्लॉय के लिए कि क्या एम्प्लॉय स्पेसिफाइड पर्सन में कवर्ड है। तो जो मई 23 का
मे 23 के सजेस्टेड का आंसर था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे केस सिनेरियो बनाया कि स्पेसिफाइड पर्सन में एम्प्लॉय इंक्लूडेड नहीं होता, एम्प्लॉय इंक्लूडेड नहीं होता, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है। ये बहुत अच्छा केस लॉ है। उस बार आपसे वो भी टेस्ट कर लिया कि डोनर अगर 50,000 से, डोनर जो होता है तो वो 50,000 से ज्यादा का डोनेशन करता है तो ही हम उसको स्पेसिफाइड पर्सन में काउंट करते हैं, तो ये चीज काफी बच्चे मिस भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 11.5 कोई नहीं पढ़ता, बस स्पेस सेफ मोड याद कर लेते हैं। बट यहाँ पे उसने ये भी टेस्ट करा, एनबीएफसीज आर नॉट अलाउड। मतलब बहुत अच्छा आरटीपी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ना आपके सारे प्रोविजन टेस्ट करेगा। जैसे 194 आर में प्रोविजन, जो डीलर वाला पार्ट है वहां पे हम जो जब कॉन्फ्रेंस चल रही होती है उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद काउंट नहीं करते, तो वो चीज यहाँ पे टेस्ट करी है। उसके बाद ये भी टेस्ट करा है कि आप ये सही से आइडेंटिफाई कर रहे हो ना कि किसका खर्चा नहीं, किसका बेनिफिट नहीं माना जाएगा, और किस किस दिन का बेनिफिट नहीं माना जाएगा, कौन कौन सा। तो ये बहुत अच्छी केस सिनेरियो है ये वाली। केस सिनेरियो, आई थिंक केस सिनेरियो नहीं बट एमसीक्यू है ये। बहुत अच्छे एमसीक्यूज भी पूछ रखे हैं ICAI ने इस बार, और ये वाला जो एमसीक्यू है ना आप ये देखोगे, ये टोटली एक केस सिनेरियो बेस्ड, एक केस लॉ बेस्ड एमसीक्यू है, जो अभी अभी नवंबर 23 के लिए निकाले गए हैं। तो नवंबर 23 के केस लॉज आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हो सकता है, मेजर चांसेस आर कि ICAI क्वेश्चन पेपर में केस लॉ बेस्ड काफी चीजें रखे, क्योंकि नए नए केस, एक सिंगापुर एयरलाइंस का आया है कमीशन 194H से रिलेटेड, एक न्यू नोबल का आया है 1023C से रिलेटेड, 1023C6 से रिलेटेड। ये बहुत अच्छे से केस लॉज आए हैं। उसके बाद आप देखो, इन्होंने ना ये बिजनेस ट्रस्ट में बोनस ट्रिपिंग और इंटरेस्ट ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट घुसाया है यहाँ पे, वो इंक्लूड करा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है, इजी है, बट हाँ दिमाग आपका चलना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए क्या पूछ रहा है। प्लस उसने TDS का भी प्रोविजन पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है, टैक्सेबिलिटी पूछ ली उसने। ये सब अभी MCQ ही चल रहे हैं, MCQ इस बार इतने मस्त है, और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। PGBB का इस बार क्वेश्चन कुछ ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी था थोड़ा सा। इसमें इन्होंने TDS वगैरह के प्रोविजंस इंक्लूड करे हैं, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। पीजीबीपी का क्वेश्चन का डिफिकल्ट नहीं है। अभी वाला क्वेश्चन पढ़ोगे ना, हेलो क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन होगी, गारंटी कंफ्यूजन होगी। आप दो बार करोगे ना एक बार तो गलत आएगा आंसर आपका। हो सकता है छोटा सा पॉइंट मिस हो जाए, बट बिल्कुल करेक्ट एक बारी में नहीं आ पाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 194Q के ऊपर और 2061H के ऊपर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 2061F और 194Q को लेके है, तो 194 यहाँ से ही पता चला 194Q और 194 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो पूरा पूरा क्वेश्चन है, ये सिंगापुर एयरलाइंस वाला पूरा क्वेश्चन है, 194H वाला पूरा का पूरा केस यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। ये रादर इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये आप देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनडिस्क्लोज मनी डिस्कवर ड्यूरिंग सर्च, ठीक है। फिर उसने आर्म्स एंड प्राइस वाला पूछा, ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन उसने पूछा। DWA से FTS से रिलेटेड एनआर टैक्सेशन से काफी अच्छे क्वेश्चन है इस बार। ये हमारा DWA वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। मैंने जब पहली बार करा तो मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, पता नहीं कैसे, बट अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब ऐसा सही क्वेश्चन मे 23 में पूछ रखा है इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड, तो ये एक तरीके से रिपीटेड उसका थोड़ा सा इजियर वर्जन है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन। पूरे दोनों पूछे, 165B और 165A भी, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत अच्छा RTP है इस बार का भी। तो बस ये के सिनेरियो थोड़ा सा था, हो सकता था कुछ लोग इसको डिकोड ना कर पाते, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया था। ऑलराइट।